राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड शुरू होने से पहले आप सारे पुराने सब्सक्राइबर्स प्लीज़ जल्द से लाइक कर दीजिए और रह गया कोई तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। समझते क्या है ये खुद को, जब देखो तब अपनी मनमानी करते रहते हैं। शैतानों का राजकुमार सही नाम दिया है इन्हें। एक बार हमसे हमारी मर्जी नहीं पूछते, बस अपनी चलाते रहते हैं। घमंडी शैतान, नफरत हमें इनसे है। यह कहते हुए साय ने तिरछी नजरों से उसे देखा और वह सामने देख रहा था। तभी उसने गुस्से से अपने दोनों हाथ बांध लिए और मुंह फुलाकर विंडो से बाहर देखने लगी कि तभी सूर्य ने उसे ऐसे नजर देखकर कहा, मिस मुखर्जी, विंडो क्लोज करो। यह सुनकर साय ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से कहा, नहीं, हम विंडो बंद नहीं करेंगे। उसकी बात पर सूर्य ने उसे घूर कर देखा और फिर अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहा, हर समय जिद करना सही बात नहीं है होती साया, जो कह रहा हूँ वह करो। यह कहते हुए इसकी नज़रें ब्लैक व्यू मिरर पर थी, जहाँ उसे पीछे से आ रही गाड़ी दिख रही थी। साया ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, और आपको क्या लगता है हम हर बार आपकी बात मान जाएंगे? जो आप हमसे कहेंगे हम वो करते रहेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। हम आपकी कोई बात नहीं मान रहे, समझे आप? यह कहकर उसने मुंह घुमाया और तभी सुर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, साया, बेकार की जिद करना बंद करो। हम बाद में भी लड़ सकते हैं, पर अभी जो कह रहा हूँ वो करो। क्लोज करो विंडो। उसे देखकर रौब झाड़ते देखकर सायन ने उसे घूर कर देखा। उसे भी दांत पीसते हुए कहा, हम विंडो ही नहीं, ये गाड़ी भी बंद कर देते हैं। ये कहते हुए उसने कार की कीज निकाल ली। उसने चाबी निकलते ही गाड़ी आगे जाकर रुक गई। तभी सूर्य ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आर यू मैड? हाँ, हम पागल हो गए हैं आपकी वजह से। साया बोल ही रही थी कि तभी सूर्य ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। मुझे कीज दो साया। नहीं देंगे, इनफैक्ट हम इसे फेंक देते हैं। यह कहकर वह गाड़ी की चाबी को फेंकने लगी। तभी सूर्य ने उसका हाथ पकड़ कहा, बेवकूफ़ लड़की, क्या कर रही हो? मरना चाहती हो क्या? यह सुनकर साय ने कहा, हाँ, हम मर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब हम आपको और नहीं झेल सकते। उसकी बात को सुनकर सूर्य ने उसके हाथ से चाबी लेते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी करूंगा। यह कहते हुए उसने गाड़ी के जैसी चाबी लगाई कि तभी एक गोली चली और उसकी कार के साइड का शीशा फूट गया। उसने जल्दी से साय के सिर को पकड़ नीचे की तरफ झुका दिया। ऐसे ही रहो, उठना मत, वरना बेमौत मारी जाओगी। यह कहते उसने कार के डैशबोर्ड से गन निकाली। अब तक उसकी गाड़ी के सभी शीशे फूट चुके थे। सूर्य गन लेकर कार से निकलने लगा कि साय ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसके पूछने पर सूर्य ने उसे अपनी गुस्से वाली आंखों से देखते हुए कहा, उसे जवाब देने जो एसएसआर को मारने के इरादे से आया है। यह सुनकर साया ने कहा, नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। आपको कुछ हो गया तो? उसकी बात पर सूर्य के होठों को तिरछी कर कहा, तुम यही तो चाहती हो, मुझे कुछ हो जाए और तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे आज़ादी मिल जाए। यह कहकर उसने साया से अपना हाथ छुड़ाया और कार से बाहर आ गया। वहाँ कार के अंदर साया उसकी बात सुनकर आवाक रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और भराए गले से उसने कहा, नहीं, हम ऐसे नहीं चाहते, अपनी आज़ादी चाहते हैं, पर आपको कुछ हो ऐसा हम कभी नहीं चाहते। ये वह खुद से बात कर रही थी कि तभी गोलियों की आवाज़ से उसे डर लगा। अब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी कि उसकी आवाज़ सुनकर साया ने खुद को खुद में ही समेट लिया। वो वहीं बाहर सूर्य अपनी गाड़ी के पीछे छुपकर उन लोगों को फायरिंग कर रहा था। वह अकेला था और वो लोग दो गाड़ियों में भर कर आए थे। वही फायरिंग कर रहे वह फायरिंग कर ही रहा था कि तभी उसकी गन की बुलेट खत्म हो गई। उसने जोर से अपना हाथ गाड़ी पर मारा और खुद से कहा, तुम सबसे तो मैं बिना गन के ही लड़ सकता हूँ, बस साया की जान को खतरे में डाल नहीं सकता। उसे कुछ ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर उसने अपनी गन को कमर में टांगा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगा। वह जैसे ही बैठने को हुआ कि तभी पीछे से उसके दाहिने कंधे पर एक गोली आकर लगी और उसके मुंह से तभी तभी एक आह निकली। यह गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर ड्राइव करने लगा।
फिर उसने साया की तरफ देखा। क्या तुम ठीक हो? और यह सुन साया ने कहा, हम ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं? उसके पूछने पर साया ने सिर हिला दिया। तभी उसने इनसाइड मिरर से देखा, वे लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर उसने साय से कहा, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह ड्रॉप कर दूंगा, तुम वहाँ से अपने घर चली जाना। यह सुनकर साय ने उसे हैरानी से देखकर कहा, नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। उसकी बात पर सूर्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, हर बार जिद करना अच्छी बात नहीं होती साया, जो कह रहा हूँ वो करो, मेरे साथ रहोगी तो बेमौत मारी जाओगी। तभी साया ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हमने कहा ना, हम नहीं जाएंगे। यह सुनकर सूर्य ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, बेवकूफ मत करो। यह कहते हुए उसके मुंह से एक सिसकी निकली। यह देखकर साया चौंक गई और उसने घबराते हुए कहा, आप ठीक हैं? यह सुनकर सूर्य ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। पर साया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वह अपनी सीट से उठते हुए उसके ऊपर झुककर उसे इधर उधर देखने की लगी। तभी यह देखकर सूर्य ने कहा, यह क्या कर रही हो? चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। पर उसकी बात को साय ने इग्नोर किया और उसे देखते बोली, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, आप ठीक नहीं हैं। यह कहते हुए उसकी नज़र सीट पर लगे खून पर गई तो वह खून देखकर चौंक गई। उसने डरते हुए कहा, आपको गोली लगी है? तो सूर्य ने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए कहा, हाँ गोली लगी है, पर मर नहीं रहा हूँ, जिंदा हूँ अभी, और तुम चुपचाप अपनी जगह बैठो। मैं जहाँ ड्रॉप करूँ, मेरे जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ से चली जाना। यह सुनकर साया ने रोते हुए कहा, आपको गोली लगी है और हम आपको छोड़कर चले जाएं? नहीं सूर्य जी, हम नहीं जाएंगे। आज पहली बार साया ने उसका नाम लिया था और उसके होठों पर अपना नाम सुनकर सूर्य खुद से उसे देखने से रोक नहीं पाया और उसने साया को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसका चेहरा भी आंसू से गीला हो चुका था और रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर सूर्य ने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया और अपनी स्पीड को तेज़ करते हुए उससे कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम रोना बंद करो प्लीज़। उसकी बात सुनकर साया अपने आंसू पोंछने लगी और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो बोली, ठीक है, हम नहीं रोएंगे, पर आप हमें जाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद बसुर ने उसे कुछ नहीं कहा और जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर पटक दिया। यह देखकर साया डर गई। सूर्य की सांसें भारी हो रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी तो खुद को होश आता देख खुद को होश होता देखकर उसने साय बेहोश होता देखकर उसने साय से कहा, तुम्हें ड्राइविंग आती है? तो उसे देखते हुए साय ने कहा, नहीं, हमें ड्राइविंग नहीं आती। यह सुनकर सूर्य ने इनसाइड मिरर से उन आदमियों को देखा। वो लोग उसे अब नजर नहीं आ रहे थे। यह देखकर उसने गहरी सांस ली और ड्राइव करते हुए उसने साया से कहा, मेरा फ़ोन लो और यश को कॉल करो। उसकी बात पर साया ने कहा, सर आपका फ़ोन कहाँ है? मेरी पैंट की जेब में। उसकी बात पर साया ने सिर हिलाया और उसकी पैंट की जेब से उसका फ़ोन निकालता कि तभी सूर्य के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकली और वह सहम गई और उसे देखने लगी। सर हम कहीं रुक जाते हैं। यह सुनकर सूर्य ने कहा, नो, हम रुके तो वे लोग हमें ढूंढ लेंगे। यह कहते हुए उसने आंखों के सामने छारा अंधेरा और घना हो गया और तभी उसने ब्रेक पर पैर रख दिया। वह बेहोश होकर स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो गया। यह देखकर साया डर गई और रोते हुए सूर्य को उठाने लगी। सर प्लीज़ उठिए, सर वे लोग आ जाएंगे, सर प्लीज़ होश में आइए। जब उसने उठाने पर भी वह होश में नहीं आया तो उसने तुरंत उसका फ़ोन निकाला और यश को नंबर डायल करने लगी, पर उससे पहले फ़ोन पर किसी की कॉल आने लगी। साय ने डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। वह मिस्टर एसएसआर नाम फ्लैश हो रहा था। सॉरी। यह देखा उसने खुद से कहा, कहीं कहीं ये सर के पापा तो नहीं। यही सोचकर उसने कॉल रिसीव कर लिया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से जब शौर्य ने सूर्य के फ़ोन को किसी लड़की की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। उसने कॉल पर कहा, कौन हो तुम और सूर्य का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सूर्य कहाँ है? साया पहले शौर्य की आवाज़ को सुनकर डर गई, पर उसने हिम्मत करके उसे कॉल पर सब बताया। उसकी बात सुनकर शौर्य गुस्से से भर गया और उसकी आंखें और चेहरा दोनों ही एकदम सख्त हो गए। उसने फ़ोन को कसकर पकड़ते हुए साया से कहा, लोकेशन ऑन करो और सूर्य का ख्याल रखो, मैं आ रहा हूँ। साया ने तुरंत ही उसकी बात मानकर सूर्य के फ़ोन की लोकेशन ऑन कर दी।
और फ़ोन डैशबोर्ड पर रखते हुए सूर्य को संभालने लगी। सूर्य का सर अपने गोद में रख लिया और उसके कंधे से बहते खून को रोकने के लिए उसने अपने दुपट्टे को उसके इंजरी पर ढक दिया। सूर्य का खून उसके चेहरे और कपड़े पर लग गया था। रोने की वजह से उसकी आंखें और चेहरा दोनों लाल हो गया था। करीब आधा घंटा बीत गया। वह जहाँ रुके थे वह सड़क सुनसान थी कि तभी तेज रोशनी उनकी गाड़ी पर पड़ी। यह देखकर साया ने कहा, लगता है इनके पापा आ गए। यह सोचकर वह खुश हो गई कि तभी दो गाड़ियां उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। दोनों गाड़ियों में से कुछ लोग बाहर और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जबरदस्ती उसे और सूर्य को बाहर निकाला। उस खींचातानी में सूर्य धीरे धीरे होश में आने लगा। वह गाड़ी से बाहर अब अपने पैरों पर खड़ा था और वे सारे आदमी दोनों पर गन ताने खड़े थे। यह देखकर सूर्य ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, तुम लोग मुझे मारने आए हो तो मुझे मारो, इस लड़की को जाने दो। यह सुनकर उनमें से एक आदमी ने कहा, इसे छोड़े से तुझे मार दे ताकि लड़की कल को हमें पकड़वा दे। यह सुनकर सूर्य समझ गया कि ये लोग उसके साथ साया को भी मार देंगे। ये सोचकर ही उसका गुस्सा और बढ़ गया और वह उनसे लड़ने लगा। पर जख्मी होने की वजह से वह उसका सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया और बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये देखकर साया उसके पास बैठ गई और उसे उठाने लगी। सर प्लीज़ उठिए, सर प्लीज़ होश में आइए। साया सूर्य को उठाने की कोशिश कर रही थी और यह देखकर उसी आदमी ने साया से कहा, यह नहीं उठने वाला, अब चल, तुझे भी अब इसी के साथ इस दुनिया से अब उस दुनिया में भेज देता हूँ। यह सुनकर उसने साया के सिर पर बंदूक तान दी और साया यह देखकर डर गई और उसके मुंह से अब कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। डर से उसका गला सूख रहा था और अपनी मौत को इतने करीब देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी एक गोली चली। सॉरी, जो आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं वो जो कावड़ निकल रही है बड़े बड़े बैंड बाजों के साथ, बड़े बड़े डीजेस के साथ, उसकी आवाज़ है। सो लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि ये तो 4-5 दिन तक निकलेगी जब तक शिवरात्रि नहीं आ जाती। गोली की आवाज़ से उसका पूरा शरीर कांप उठा, पर उसने शरीर पर कोई दर्द महसूस न करके उसने अपनी आंखें खोली तो देखा एक आदमी अपने दोनों हाथ में गन लिए फायरिंग करते हुए उनके पास आ रहा था। जब तक वह उसके पास आया उसने घेर कर खड़े सारे आदमी मर चुके थे। उस आदमी ने सारे आदमियों को मार दिए थे और अब वह साया और सूर्य और वह आदमी ही था। वह जैसे ही सूर्य को उठाने लगा कि तभी साया ने उसे देखते हुए कहा, आप कौन हैं और सर को कहाँ ले जा रहे हैं? यह सुनकर उस आदमी ने सूर्य को कंधे पर उठाकर कहा, तुम्हारा नाम साया है? उसके पूछने पर साया ने सिर हिला दिया तो उस आदमी ने कहा, तुम्हारे सर का डैड हूँ, शौर्य। यह सुनकर साया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सर आप सही टाइम पर आ गए, वरना वे लोग हमें। तभी उसे बीच में रोकते हुए शौर्य ने कहा, डोंट वरी, अब सब ठीक है, चलकर गाड़ी में बैठो, मैं उसे लेकर आता हूँ। उसकी बात पर साया ने सिर हिला दिया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। शौर्य साया को देखते ही पहचान गया था। उसने उस दिन पार्टी में उसे देखा था, पर साया शौर्य से पहली बार मिल रही थी, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाई थी। शौर्य सूर्य को अपने कंधे पर उठाए गाड़ी के पास आया, उसे गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया। साया उसके बगल वाली सीट पर आगे बैठी थी, पर बार बार उसकी नज़र पीछे सीट पर लेटे सूर्य पर जा रही थी। शौर्य उसे नोटिस कर रहा था, पर उसने कहा कुछ नहीं। वह दोनों को लेकर विला आ गया था। डॉक्टर पहले से ही वहाँ वेट कर रहे थे। अंदर रूम में सूर्य का ट्रीटमेंट चल रहा था और बाहर साया और शौर्य दोनों ही बैठे इंतज़ार कर रहे थे। तो तभी रूम का डोर खुला और डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने शौर्य से कहा, बुलेट निकाल दी है, पर उन्हें होश कल सुबह तक ही आएगा। शौर्य ने ओके कहा और डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद शौर्य ने साया से कहा, वह ठीक है, अब चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। यह सुनकर साया चौंक गई, उसके पैर वहीं जम गए। वह सूर्य को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वह यह बात शौर्य से कैसे कहे। इसी उधेड़पुन में वह अपने दुपट्टे को हाथ में मसलने लगी। उसे अभी भी खड़े देखकर शौर्य ने कहा, चलो। तो यह सुनकर उसने झुके सर
को ऊपर उठाया और शौर को देखकर फिर डरते हुए कुछ कहने लगी। सर, वो सर कि तभी इतने में ही शौर का फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा तो दुआ का उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव कर दुआ से बात करने लगा। दूसरी तरफ से दुआ ने घबराहट भरी आवाज़ आई, कहाँ हैं आप? इतनी रात हो गई ना, आप आए हैं ना? सूर्य सूर्य कहाँ रह गए और दोनों कब तक आएंगी? तभी शौर ने उसकी बात को जवाब देते हुए कहा, दुआ सूर्य आज नहीं आ पाएगा, काम ज़्यादा है इसलिए आज वह ऑफिस में ही रुकेगा। तो यह सुनकर दुआ ने कहा, तो ठीक है ना, हमें घबराहट हो रही है, आप दोनों प्लीज़ घर आ जाइए। ये सुनकर शौर ने उसे समझा देगा, वो ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान हो, वह आज नहीं आ पाएगा और मैं भी नहीं आ पाऊँगा। यह कहते हुए उसने कुछ देर और उसे समझाया और कॉल कट कर दिया। वह कॉल पर बात कर पीछे मुड़ा तो साया उसके सामने खड़ी थी और उसने उसे सारी बातें सुन ली। शौर उसे देख ही रहा था कि तभी साया ने कहा, सर आप चाहिए, आप दोनों में से कोई नहीं गया तो मैम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। हम सर के पास रुकते हैं, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, आप चाहिए सर। उसकी बात सुनकर शौर ने उसे देखते हुए कहा, आर यू श्योर, तुम यहाँ रुकना चाहती हो? उसके पूछने पर साय ने सिर हिला दिया तो शौर ने आगे कहा, और तुम्हारे घर वाले, क्या वह तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगे? यह सुनकर साय ने कहा, हमने बाबा से कह दिया है, हम आज ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर शौर्य कुछ पल सोचता रहा और फिर उसने साया की बात मानकर कहा, ठीक है, पर कोई ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। उसकी बात पर साया ने सिर हिला दिया और शौर्य ने चाहते हुए कहा, खाना खा लेना, भूखे मत सोना, कुछ तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, कुक तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं। साय ने सर हिलाया और शौर्य ने फिर से कहा, तुम्हारे कपड़े खून में सने हैं, मेड से कह देना वो तुम्हें दुआ के कपड़े दे देगी। साय ने फिर सिर हिलाया और ओके सर कहा। शौर्य दूसरी तरफ सूर्य के कमरे में गया और उसे देखते हुए कहा, जिसने भी तुम पर अटैक किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद साया उसके रूम में जाने लगी कि तभी एक मेड ने उसे पीछे से आवाज़ दी तो उसकी आवाज़ सुनकर साया पीछे मुड़ी। मैम, आपके लिए कपड़े। साया उसके हाथ में पकड़े कपड़ों को देखने लगी और उसके पास आकर उसके कपड़े लेते हुए कहा, ये मैम के कपड़े हैं ना? जिस पर उस मेड ने कहा, नो मैम, ये आपके ही कपड़े हैं। ये सुनकर साया के माथे पर सलवटें आ गई और वह उसे असमंजस में देखते बोली, मेरे कपड़े? पर हम तो। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी उस मेड ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैम, जब आप लास्ट टाइम यहाँ आई थी तभी सर ने आपके लिए ये कपड़े मंगवाए थे, अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो आप दूसरे कपड़े पहन सकती है। उसकी बात पर साया फिर से चौंक गई और उसके चौंकते हुए ही कहा, दूसरे कपड़े? क्या और भी कपड़े हैं? उसके पूछने पर मेड ने सिर हिलाते हुए कहा, यस मैम, आप मेरे साथ आइए। यह कहकर वे आगे बढ़ गई और साया उसके अपने अंदर हैरत समेटे उसके पीछे पीछे चली गई। वह मेड साया को एक रूम में ले आई और उसने कबोर्ड के पास आकर कबर्ड खोल दिया। साया अंदर देख कपड़ों को देखकर हैरान रह गई। वह बहुत सारे हर तरह के कपड़े थे जैसे साया पहनती थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था, शायद वह इन सब का मतलब समझना नहीं चाह रही थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें फेर ली और मेड के लिए कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसने मिरर के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और खुद को मिरर में देखने लगी। उसकी आंखों के सामने थोड़ी देर जो पहले बीता भयानक मंजर आ रहा था, जब वो और सूर्य उस आदमियों के निशाने पर थे। यह याद करते उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह उधर सांची जब वॉशरूम से निकली कर रूम में आई तो टॉवल से अपना चेहरा पोंछने लगी कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। ये देखकर सांची ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और दूसरे हाथ में पकड़े टॉवल को फेंक कर रिसीव करते हुए बेड पर बैठ गई। उसने फ़ोन कान पर रखते हुए कॉल पर कहा, हाँ बोलो, तुम इस टाइम कॉल किया, कोई ज़रूरी बात? दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने कहा, मैम, कुछ लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। यह सुनकर सांची ने अपने चेहरे पर नॉर्मल भाव लिए हुए कहा, करने दो उन्हें मेरा पीछा, कुछ हाथ नहीं लगेगा उनके। उसकी बात पर असिस्टेंट ने कहा, मैम, आप जानती हैं वो कौन है? यह सुनकर सांची ने कहा, गुड नाइट रवि, कल बात करते हैं।
ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और उसने फ़ोन को बेड पर फेंकते हुए अपने दांत पीस कर कहा, मिस्टर संभव, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या मेरा पीछे पड़े हो? यह कहते हुए वह बेड पर बैठी गई और दोनों हाथ बेड पर दबाते हुए उसने जमीन देखते हुए कहा, अब लगता है आपसे मिलकर ही आपको समझाना पड़ेगा। वहीं रायजादा पैलेस में यश, संभव और रक्षय तीनों हाल में बैठे हुए थे और वहाँ एक डिम लाइट जल रही थी जिसकी हल्की रोशनी में बस उनके चेहरे के आसपास की कुछ चीज़ें दिख रही थी कि तभी संभव के फ़ोन कान से हटाते हुए कहा, 20 टाइम्स आखिर है, क्या यह फ़ोन भी नहीं लग रहा उसका? तभी यश ने कहा, ऑफिस से भी लेट ही निकला था पर अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए। दोनों की बातों पर यश ने कहा, क्या पता वह किसी जरूरी काम में फंस गया हो। उसके बोलने के अगले पल ही शौर्य मेन दरवाजे से अंदर आया। उसे आते देखकर तीनों चुप हो गए। तभी शौर्य ने उनके पास आकर कहा, सूर्य पर अटैक हुआ है और उसे गोली लगी है। यह सुनते ही तीनों चौंक गए और एक साथ बोले, यह कब, कैसे, कहाँ? तभी उसकी बात पर शौर्य ने उनसे कहा, कब, कैसे, कहाँ? अब यह नहीं, यह पता करो किसने और क्यों उस पर अटैक किया। वो अभी विला में है और ठीक है, साया उसके साथ है। यह कहकर वह चला गया तो वहीं वे तीनों एक दूसरे को शक्ल देखने लगे और तभी यश ने सोचते हुए कहा, साया उसके साथ है, इसका मतलब जब उस पर अटैक हुआ तब साया उसके साथ ही थी। उसकी बात पर रक्ष ने कहा, यह अच्छा है कि वह ठीक है, अभी तो नहीं पर हम कल सुबह उसे मिलने विला जाएंगे। उसकी बात पर यश ने सहमति जता दी। तभी संभव ने सोचते हुए कहा, पर उस पर अटैक किया किसने होगा? दुश्मनों की कमी थोड़ी है ना, कोई भी कर सकता है, सभी मौके की तलाश में रहते हैं। यश ने कहा तो उसकी बात पर रक्ष ने कहा, पता करना होगा कौन है जो सूर्य पर नजर रखे हुए था। कुछ देर और बात करने के बाद वे तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं शौर्य जब रूम में आया तो उसने बेचैनी से दुआ के रूम में टहलता हुआ पाया। शौर्य ने आने की आहट सुनकर दुआ ने दरवाजे की तरफ देखा। शौर्य को सामने देखकर वह तुरंत ही उसके पास जाकर उसके गले लग गई। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी कि तभी दुआ ने उसके गले लगते हुए कहा, आप आ गए, आप ठीक तो है ना? उसकी बात पर शौर्य ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हाँ दुआ, मैं ठीक हूँ, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? शौर्य उसकी घबराहट की वजह जानता था पर वह उसे सच बताना उसे परेशान नहीं करना चाहता था कि तभी दुआ ने उसकी बात पर कहा, शौर्य जी, हमें शाम से बहुत घबराहट हो रही है, आप तो सूर्य से मिलकर आए हैं ना, ठीक है ना वो? हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तुम भी यह सब सोचना बंद करो, रात बहुत हो तो गई है और दुआ आराम करो। यह कहते हुए उसने दुआ के बेड पर बिठा दिया और उसके पास बैठते हुए उसे लिटा दिया। वह धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था और उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। जब दुआ सो गई तब वह उठकर उसके माथे को चूमते हुए उठकर चला गया। कुछ देर बाद वह चेंज करके बालकनी में था और सिगार की लंबी लंबी कश ले रहा था। उसके चेहरे पर रश्मिक भाव था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गहरी सोच में डूबा हो कि तभी उसने खुद को बात करते हुए कहा, जो तू जो भी है, सूर्य का टारगेट करके तूने गलती की है जिसकी सज़ा तुझे मिलकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ साया कपड़े चेंज करके बाद सूर्य के रूम में आ गई थी। वह धीरे धीरे बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाई रही थी। जैसे जैसे वह उसके नज़दीक जा रही थी उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और उसके चेहरे पे घबराहट ने एक बार फिर डेरा डाल दिया था। उसे जो मेड ने कपड़े दिए थे वो एक साड़ी थी और वह उसी साड़ी को पहने हुए थी। सूर्य के पास आकर वह उसके सिरहाने बैठ गई। सूर्य पेट के बल लेटा था। उसकी अपर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह शर्टलेस था। जहाँ गोली लगी थी वो जिससे हिस्से पर ड्रेसिंग हो रही थी। ड्रेसिंग के ऊपर दिख रही खून के धब्बे को देखकर साया के दिल में एक टीस उठी और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोने लगा। वह आंखें बंद किए रोने लगी और रोते हुए खुद से बोली, ये सब हमारी वजह से हुआ है। मैं आज आपकी हालत हमारी वजह से हुई है।
आपकी इस हालत की जिम्मेदार हम ही हैं। वह गहरी सांस लेकर अपने आंखें खोली और सूर्य को देखकर धीरे से उसने अपने एक हाथ को उसकी पीठ पर रखा और उसकी इंजरी को छुआ। तो एक बार फिर उसे सूर्य के दर्द का एहसास हुआ। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली और सुबकते हुए बोली, अगर हम जिद नहीं करते तो आपकी बात मान जाते तो आज आप ठीक होते। वह अब धीरे धीरे सूर्य के सिर को सहला रही थी। सूर्य का चेहरा उसकी तरफ था और उसका हाफ चेहरा उसे दिख रहा था कि तभी साय ने झुककर उसके सिर को चूम लिया और प्यार से उसके चेहरे को सहलाने लगी। उसके आंखों के आंसू अभी थे और वह अभी भी रो रही थी। उसने अब जब सूर्य के हाथ को अपने हाथ में लिया तो बरबस ही सूर्य की पकड़ उसके हाथ पर कस गई। यह महसूस कर उसने सूर्य का चेहरा देखा तो उसकी माथा पर सलवटें थीं। शायद उसे धीरे धीरे होश आ रहा था, पर उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। साया उसे अभी देख रही थी कि तभी सूर्य ने बेहोशी के आलम में धीरे से कहा, साया, तुम ठीक हो? यह सुनकर वह अवाक रह गई। वह इस हालत में भी उसकी चिंता कर रहा था। उसे अपनी खुद की कोई परवाह नहीं थी। यह सोचते ही साया आत्मग्लानि के अंदर ही अंदर मरी जा रही थी कि तभी सूर्य ने फिर से उसका नाम पुकारा। तो साया होश में आई और उसने जल्दी से सूर्य के हाथ को अपने हाथों में थाम कर कहा, सर, सर, हम यहीं हैं आपके पास। हमें कुछ नहीं हुआ और हम बिल्कुल ठीक भी हैं। सर, सर, प्लीज़ आंखें खोलिए। साया रोते हुए बोल रही थी, पर सूर्य की आंखें नहीं खुली। शायद मेडिसिन का असर ज़्यादा था। उसने आंखें बंद किए हुए ही साया के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मत जाओ मुझे छोड़कर, मत जाओ साया। यह सुनकर साया ने जल्दी से कहा, नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। हम यहीं हैं आपके पास, आपके साथ। यह कहते हुए वे एक हाथ में उसके सिर सहलाने लगी कि तभी सूर्य ने उसके करीब होते हुए उसकी गोद में अपना सिर रख लिया और उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को पकड़ लिया। यह होते ही साया चौंक गई और उसकी धड़कनें और बढ़ गईं, पर तभी वह धीरे से मुस्कुराई और प्यार से सूर्य के सिर को सहलाने लगी। वह अब उसके सिर को सहलाते सहलाते एड्रेस से टिक कर सो गई। उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह साया अभी भी हेड्रेस से टिककर बैठ रही थी कि उसकी गोद में सूर्य का सिर था कि तभी बालकनी में से आती सूर्य की किरणों से सूर्य के चेहरे को छुआ और उसे अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। सूर्य ने मुश्किल से अपनी आंखों को खोला और उसने खुद को किसी के ऊपर पाया तो उसने अपनी पूरी आंखें खोली और देखा तो वह साया की गोद में सिर रखकर सो रहा था। साया को सोते देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। वह सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी कि तभी वह उसे देखते हुए उठा और बेड रेस्ट से ही टिक कर बैठ गया और चेहरा अभी भी साया की तरफ ही घुमा हुआ था। साया के बाल उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे। उसके गुलाबी होठ पर बाल की एक लट अटखेलियां खेल रही थी कि तभी ये देखकर सूर्य से रहा नहीं गया और उसने अपना एक हाथ साया की तरफ बढ़ा दिया। उसकी उंगलियों ने जैसे साया के चेहरे को स्पर्श किया कि तभी उसकी आंखें खुल गई और वह चौंक कर उठी। सूर्य के होश में देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वह बिना किसी चीज़ की परवाह किए जल्दी से उसके गले लग गई। आपको तो होश आ गया, आप ठीक तो है ना? साया उसके गले लगे हुए रोनी आवाज़ में बोली। तो वही सूर्य अचानक उसके गले लगने से वह हैरान था। उसे मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी। अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी, क्योंकि जिस तरह साया उसके साथ पिछले कुछ दिनों से पेश आ रही थी उसके हिसाब से तो उसे उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए था, पर नहीं, वो तो उसके गले लग गई थी और उसके लिए रो भी रही थी। सूर्य यही सब सोच ही रहा था कि तभी साया ने फिर से कहा, आई एम सॉरी, ये सब हमारी वजह से हुआ। ना हम आपकी बात काटते और ना यह सब होता। आई एम सॉरी। यह कहते उसका रोना और तेज हो गया। वहीं सूर्य उसके मुंह से सॉरी सुनकर हैरान था। उसने उसकी क्या गलती थी? वे सब तो उसके दुश्मन थे। सॉरी तो उसे बोलना चाहिए, क्योंकि कल उसकी वजह से साया की जान खतरे में आ गई थी। अगर कल उसे कुछ हो जाता
तो वह कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। यह सब सोचकर सूर्य ने साया के सर पर हाथ रखा और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। उसके कहते ही साया तुरंत उसके अलग हुई और अपनी भीगी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सर, ये हमारी वजह से हुआ है। वह अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही सूर्य ने उसके होठों पर अपने एक हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे बात करनी है तो मेरा नाम लो। यह सुनकर साया चौंक गई और हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी कि तभी सूर्य ने उसके होठों पर से अपना हाथ हटाते हुए कहा, मेरा नाम लो साया, मुझे तुम्हारे होठों से अपना नाम देखना है। यह कहते हुए वह कल रात के बारे में सोच रहा था जब साया ने पहली बार उसका नाम लिया था और उस पल वह उसे देखता ही रह गया था। उसे अपना नाम साया होठों पर बहुत अच्छा लग रहा था और इसलिए वह अब चाहता था कि साया उसे उसके नाम से बुलाए। यह सोचकर उसने साया के हैरत से बड़ी हो चुकी आंखों को देखते हुए कहा, मुझे पुकारो साया। सर, पर हम कैसे आपका नाम ले सकते हैं? साया ने डरते हुए कहा। तो उसकी बात पर सूर्य ने कहा, वैसे ही जैसे कल लिया था। यह सुनकर साया की पलकें झुक गईं और वह अपने हाथ को आपस में रगड़ने लगी कि तभी सूर्य ने उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब कर उसके माथे पर अपने माथे को जोड़ लिया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ साया। वहीं साया उसकी नज़दीक से घबराई और आंखें बंद करके बैठी थी कि तभी उसने सूर्य की बात मानकर धीरे से कहा, सूर्य, सूर्य जी। उसके होठों से अपना नाम सुनकर सूर्य धीरे से मुस्कुराया और उसके और करीब होते हुए अपनी नाक से उसके चेहरे को छूने लगा। उसके करीब आने से साया की सांसें तेज हो गई थी और उसने अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभालते हुए कहा, आपको आराम करना चाहिए, आप जख्मी हैं। उसकी बात पर सूर्य ने अपनी नाक से ही उसके चेहरे को छूते हुए मदहोश भरी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ साया, अगर तुम साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज यू आर माई मेडिसिन साया। यह बोलते हुए उसकी सांसें साया के चेहरे और गर्दन पर पड़ रही थीं। दोनों की आंखें बंद थीं और वे एक दूसरे की नज़दीकियों को महसूस कर रहे थे कि तभी साया ने अपना एक हाथ उठाकर तभी सूर्य ने अपना एक हाथ उठाकर साया के गाल पर रख दिया। साया ने भी तुरंत ही उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके एहसास में खोने लगी। आज वह से खुद से दूर नहीं कर रही थी, बल्कि आज वह खुद उसमें समा जाना चाहती थी। सूर्य के होठों पर अब उसके चेहरे और गर्दन पर घूमने लगे थे। साया उसके प्यार में धीरे धीरे खुद को खोती जा रही थी। इस बीच उसकी साड़ी का पल्लू कब उसके कंधे से खिसक गया, दोनों को ही इसका एहसास तब तक नहीं हुआ। सूर्य के होठों पर सफ़र वहीं नहीं रुका और वह धीरे धीरे नीचे जाने लगा कि तभी कुछ अलग सा एहसास कर साया ने अपनी आंखें खोली और सूर्य को खुद के ऊपर पाया। उसका चेहरा उसकी गर्दन में घुसा हुआ था और उसके हाथ में साया के हाथ गिरफ्त थे कि तभी कुछ सोचकर उसने सूर्य को रोकते हुए कहा, नहीं, यह सही नहीं है। यह सुनकर सूर्य अचानक रूठ गया और सिर उठाकर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तभी साया उसके दूर होते हुए बोली, यह सही नहीं है। यह सुनकर सूर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते कहा, क्या सही नहीं है? उसके पूछने पर साया ने उसे देखते हुए कहा, यह जो अभी हो रहा है यह सही नहीं है। इसकी बात पर सूर्य ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, मेरा तुम्हें छूना तुम्हें सही नहीं लगता, मेरा तुम्हें प्यार करना तुम्हें सही नहीं लगता। मैं जानता हूँ साया, तुम जानबूझकर खुद को रोकती हो मेरे करीब आने से। तुम्हें तुम्हें जानबूझकर रोकते हो खुद को मेरे करीब आने से। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं होती तो तुम आज सुबह यहाँ नहीं होती, मेरे पास, मेरे साथ, मेरे बेड पर नहीं होती तुम। यह सुनकर साया ने रोते हुए जोर से कहा, आप एक गलत समझ रहे हैं, तो सही क्या है साया, बताओ मुझे। सूर्य ने भी उसी आवाज़ में कहा। तो साया ने रोते हुए कहा, आपको गोली लगी है, आप घायल हैं, आपको आराम की ज़रूरत है और ऐसे में ये सब
हम आपको दर्द में नहीं देख सकते, इसलिए हमने कहा कि ये गलत है। उसकी बात सुनकर सूर्य मुस्कुराने लगा और उसने झट से रोते हुए साया को अपने गले से लगा लिया और कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बेवकूफ़ लड़की। मुझे आराम की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें मेरी सारी बीमारियों का इलाज हो। यह कहते उसने साया को और कसकर पकड़ लिया। वहीं साया ने भी सूर्य की पीठ पर अपने हाथ रखे और भीगी आंखों से मुस्कुराने लगी। साया और सूर्य जब रेडी होकर हॉल में आए तब वहाँ रक्ष, संभव और यश तीनों पहले से ही बैठे थे और तीनों उसे देखकर खड़े हो गए और यश से उसके पास आते हुए कहा, तू ठीक है? तभी रक्ष ने भी कहा, ये सब हुआ कैसे? जब तुझ पर अटैक हुआ तूने हमें कॉल क्यों नहीं किया? तभी उसका साथ देते हुए संभव ने कहा, राइट सूर्य, तीनों हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तूने? अगर अंकल सही टाइम पर नहीं आते तो? उसकी बात सुनते ही सूर्य ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, क्या डैड? कल रात वहाँ डैड आए थे? उसकी बात पर तीनों ने एक साथ कहा, हाँ, क्या तुझे नहीं पता? तुझे और साया को कल अंकल ने ही तो बचाया था। उसकी बात सुनते ही सूर्य ने साया की तरफ देखा। वह उसे गुस्से से देख रहा था। साया उसे खुद को इस तरह देखते देख डर गई कि तभी उसने सूर्य को सारा सच बता दिया। सूर्य ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को कस बंद किया और खुद को कंट्रोल करने लगा। तभी यश ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुझे पता है तुझ पर किसने अटैक किया है? उसकी बात पर सूर्य ने सिर हिलाते हुए कहा, एग्जैक्टली तो नहीं, पर यह उसी का काम है। उसकी बात पर तीनों ने एक साथ कहा, यू मीन टू से अभी वर्मा? साला, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हमेशा पीछे से वार करता है। रक्ष ने गुस्से से कहा तो उसका साथ देते हुए संभव ने कहा, कुत्ता अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ता और वह वही है। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी सूर्य का फ़ोन रिंग हुआ और उसने अपना फ़ोन देखा। शौर्य का कॉल देखकर उसे साइड में जाते हुए कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से शौर्य ने बिना किसी भाव के कहा, अब कैसे हो तुम? उसके पूछने पर सूर्य ने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी दूसरी तरफ से शौर्य ने कॉल पर कहा, अगर बेटर फील कर रहे हो तो घर आ जाओ। कल रात से दुआ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, मैं उसे और झूठ नहीं बोल सकता। ये सुनकर सूर्य ने कहा, मैं आ रहा हूँ। इधर सूर्य शौर्य की बात कर ही रहे थे कि वहीं उसके जाने के बाद वे तीनों भी साया को स्माइल करते हुए देख रहे थे। उन्हें इस तरह खुद को स्माइल करते देखकर साया ने अपनी नज़र नीचे कर इधर उधर देखने लगी। तभी यश ने मीठी आवाज़ में उसके कानों में कहा, तो दो धर रही तलवार, कैसी रही रात इस राक्षस के साथ? उसकी बात सुनकर साया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी बात पर रक्ष संभव भी उसे आंखें फाड़े देख रहे थे कि तभी यश को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। वह नर्वस हो गया और उसने ब्लेजर को ठीक करते उसने कहा, मेरा मतलब तुम दोनों में फिर से लड़ाई तो नहीं हुई ना? अब तुम दोनों इतना लड़ते रहते हो कि चिंता हो रही थी, हो ही जाती है चिंता। अब तुम ठहरी नन्ही सी जान और वो ठहरा एक शैतान। संभव ने उसकी बात पर सिर हिला और साया से कहा, इसकी आदत है मजाक करने की, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तुम ठीक हो? सूर्य ने तुम पर गुस्सा तो नहीं किया? उसके पूछने पर साया ने सिर हिला दिया, ना में। तभी रक्ष ने कहा, तुम कल रात से अपने घर नहीं गई, अगर कहो तो मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ? यह सुनते ही साया ने जल्दी से कहा, हाँ प्लीज़, हमें घर जाना है। यह कहकर वह जाने लगी कि तभी यश ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, ओ दो धारी तलवार, अपने शैतान से तो मिलती जाओ। साया ने बिना पीछे मुड़े जाते हुए कहा, सर हम उनसे बाद में मिल लेंगे। यह सुनकर यश ने रक्ष से कहा, अब तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाकर छोड़ कर आ उसे। रक्ष ने कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर साया के पीछे चला गया कि तभी यश ने सोफे पर फरसते हुए संभव से कहा, समझ नहीं आ रहा आखिर इस अभी वर्मा से प्रॉब्लम क्या है? अभी वर्मा को संभव भी उसके सामने बैठा और बोला, उसे तो बचपन से ही हमसे प्रॉब्लम है। अगर सूर्य ने ऊपर हुए अटैक के पीछे वो हुआ तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी सूर्य वहाँ आ गया। साया को ना देखकर उसने दोनों से कहा, साया कहाँ है? उसने पूछने पर संभव ने कहा, वह चली गई, उसकी
इसकी मेहरबानी से। उसकी बात पर सूर्य यश को घूरते हुए देखने लगा कि तभी यश ने उसे डरते हुए कर जल्दी से कहा, मेरी मेहरबानी से क्या मतलब? वो घर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने रक्ष से कहा उसे घर ड्रॉप कर दे। यह सुनकर सूर्य ने गुस्से से कहा, वो ऐसे कैसे जा सकती है मुझसे मिले बिना? यह सुनकर यश ने संभव दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी भौहें उचकार दी। फिर यश ने सूर्य को गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए कहा, माजरा क्या है? क्या मैं यह समझूं कि तुझे दो धारी तलवार पसंद आ गई है? तभी संभव ने भी कहा, अगर ऐसा है तो हमें मामी और दादी से बात करनी होगी। सबसे ज़्यादा भाई दोनों तेरी शादी के लिए परेशान रहती है। दोनों की बात सुनकर सूर्य ने उसे घूरते हुए कहा, घर में अगर किसी को कुछ भी पता चला ना तो तुम दोनों। वह अभी बोल ही रहा था कि तभी उसे बीच में रोकते हुए यश ने कहा, ओके नहीं पता चलेगा, पर एक बात बता दूं, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? तूने उस दिन के बाद से साया के साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं किया ना? उसके पूछने पर भी सूर्य खामोश रहा तो यह देखकर यश ने कहा, देख वो एक अच्छी लड़की है, उसके साथ रूड मत रहा कर। वो नाजुक सी लड़की है, उसके साथ थोड़ा प्यार से पेश आया कर। तभी संभव ने कहा, चल एक बात अच्छी हुई, अब हमें एक भाभी मिल गई, लड़ाकू भाभी। यह सुनते ही वह हंसने लगा तो उसकी बात पर यश भी हंसने लगा। वहीं सूर्य दोनों को घूरने लगा। वह उनके साथ ही बैठ गया और सोचते हुए खुद से कहा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो मुझसे बिना मिले? मैं जानता हूँ साया, तुम मुझे पसंद करती हो, बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। कल तुम्हारा मेरे साथ रहना, मेरी परवाह करना और वो सब जो आज सुबह हमारे बीच हुआ, इट्स ऑल प्रूफ इट्स यू हेट मी बट यू लाइक मी। यह सोचकर वह होठों को तिरछा कर मुस्कुरा दिया और वहीं दूसरी तरफ रक्ष की कार आश्रम के बाहर आकर रुकी। सायन ने उसे बाएं किया, उसे उतरने लगी कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने रक्ष की तरफ देखते हुए कहा, हमें आपसे कुछ पूछना था। पूछो, रक्ष ने उसे देखते हुए कहा तो सायन ने झिझकते हुए कहा, हमें जानना था कि ये केस कहाँ तक पहुँचा। क्या अभी वर्मा केस जीत जाएगा? ओरिजिनल पेपर उसके पास हैं तो कोर्ट भी उसके फेवर में ही फैसला सुनाएगा। उसे इतना परेशान होते हुए देखकर रक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इन सब के बारे में मत सोचो, सूर्य है ना, वह सब हैंडल कर लेगा। पेपर भले ही उसके पास है पर जीत हमारी होगी। साय ने उसकी बात पर सिर हिला दिया और चली गई। वह अंदर आई तो बच्चे उसका काका से मिलकर वह मानव जी से मिली। फिर उसने कुछ देर तक बातें करके वह अपने रूम में आ गई। उसने अंदर आते ही रूम को अंदर से लॉक किया और दरवाजे से सट कर बैठ गई। उसने सिसकते हुए एक आह भरी और खुद से कहा, ये कैसे रास्ते पर आकर खड़े हो गए? हम ना आपके साथ रह सकते हैं और ना आपसे दूर जा सकते हैं। हमें प्यार भी आपसे होना था और ऐसे इंसान से भी जो बिना कोई नाम दिए हमें एक ऐसे रिश्ते में रखना चाहता है जो हमारे वजूद को ही नहीं, हमारे पापा की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देगा। यह सुनते हुए वह रोने लगी। तो वहीं जब शौर्य पैलेस गया तो सबसे पहले दुआ से मिलने उसके रूम में आया। सूर्य को देखते उसकी जान में जान आ गई। वह सूर्य के गले लगकर अपने बेचैन मन को शांत करने लगी। आप ठीक हैं? आपको पता है हम कल रात से कितने डर गए थे। ये हमें बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। वो तो सही टाइम पर आपके डैड आ गए और उन्होंने हमें बताया कि आप ठीक है। उसकी ममता भरी बातें सुनकर और उसके लिए इतना प्यार देखकर सूर्य ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, माँ मुझे क्या होगा? आपका प्यार है ना मेरे साथ, वो हमेशा मुझे सबसे प्रोटेक्ट करता है। अच्छा ये बताइए आपने ब्रेकफास्ट किया? सूर्य के पूछने पर दुआ ने नाम में सिर हिला दिया। यह देखकर उसने दुआ का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, अब पहले आप ब्रेकफास्ट करेंगे, बाद में हम बात करेंगे। मुस्कुराते हुए उसने देखा और वह भी उसके साथ चली गई। वहीं कांच पर बैठा शौर्य दोनों माँ बेटे का भरत मिलाप देख रहा था। दोनों को जाते देखकर उसने उठते हुए कहा, जब से ये आया है मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है दुआ की ज़िंदगी में। मैं भी तो इतनी देर से ब्रेकफास्ट करने के लिए कह रहा था पर मेरी बात नहीं मानी और अपने बेटे की बात एक बार में ही मान ली और दोनों ने एक बार मेरे बारे में भी नहीं सोचा, मुझे इग्नोर करके चले गए।
एक हफ्ते बाद वर्मा कॉरपोरेशन में। अभी वर्मा के केबिन का हाल कुछ ऐसा था। सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी। टेबल पर रखी फाइलें फ्लोर पर पड़ी थी। चेयर भी फ्लोर पर एक कोने में पड़ी थी। तभी अभी ने पेपर वेट उठाकर गुस्से में केबिन के ग्लास वॉल पर मारा और वह ग्लास वॉल टूटकर चकनाचूर हो गई। और तभी उसने गुस्से से कहा, सूर्य, मुझसे मेरे सारे प्रोजेक्ट छीन कर तुझे क्या लगता है तू जीत जाएगा? नो सूर्य, नो। अभी वर्मा से हारना नहीं सीखा, मुझे सिर्फ जीतना सीखा है। वह अभी खुद से बोल ही रहा था कि तभी किसी ने उसके फ़ोन पर कॉल किया। उसने फ़ोन को डिस्प्ले देखी तो उस पर प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। उसने कॉल रिसीव की और फ़ोन को कान पर रखते हुए हेलो कहा। तभी दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कैसा लग रहा है एक बार फिर से मुझसे हार कर? यह कहकर सूर्य मुस्कुराने लगा तो वहीं अभी वर्मा के शरीर में आग लग गई। जैसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने सेल फोन को कसकर पकड़ लिया। तभी सूर्य ने कॉल पर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तूने मुझे मारने की कोशिश की, उसके लिए मैं चाहूँ तो तुझे पल भर में मार सकता हूँ, पर मैं तुझे एक बार में मार कर तुझे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। इसलिए तुझे पल पल तड़प तड़प कर मारने के लिए मैं तुझे वो सब छीन लूँगा जो तुझे बड़ा बनाते हैं। बहुत घमंड है ना तुझे अपने वर्मा होने पर अब अफसोस होगा। तैयार है, एक और बुरी खबर तुझे जल्दी मिलेगी। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा सूर्य। अभी ने दांत पीसते हुए कहा तो सूर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बार पीछे से वार करता है, अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इस बार सामने से आकर वार कर। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया और अभी के हाथ में अभी भी उसका फ़ोन था और उसके जोड़ से अपना फ़ोन पटकते हुए कहा, तू उस दिन मरा क्यों नहीं गया? काश कि उस दिन तू सीढ़ियों से गिरकर मर गया होता, तब नहीं तो अब इस हार तुझे मरना ही होगा। तब नहीं तो अब इस बार तुझे मरना ही होगा। मेरी खुशी के लिए एसएसआर की चिता जलनी ही होगी। पहले भी क्या सूर्य पे अटैक हुआ था? तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।